Hello, dear children. Good morning, all. Today we are going to do numericals of chapter number 9, class 11th, Maharashtra Text Book. चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फिनिश कर दिया है. इट इज़ रिकमेंडेड टू डू कंप्लीट चैप्टर देन न्यूमेरिकल्स. और न्यूमेरिकल्स करने के पहले भी हम लोगों ने बार बार फॉर्मूले रिवाइज किए हैं. तो इट इज़ सजेस्टेड टू राइट ऑल द फॉर्मूले एट वन प्लेस. टॉपिक्स कौन कौन से थे एक बार हम लोग उनके नाम ले लेते हैं. सबसे पहले था आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देन कूलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर and Coulomb's electric force in any medium other than air. Then the concept was dielectric constant was there. Then electric field, आप पॉइंट्स नोट करते जाएंगे बेटा साथ साथ में. Then net electric field and the electric field due to a point charge. Then the concept of electric lines of force and their properties. Then Gauss theorem. तो Gauss theorem में आपने देखा था total flux was Q upon epsilon 0 where Q was the enclosed charge. Then concept of dipole came. डायपोल में आपने सबसे पहले तो टर्म पढ़ा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, देन डायपोल मोमेंट, देन डायपोल लेंथ, सेंटर ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल, इक्वेटर ऑफ डायपोल, देन the torque acting on a dipole which is placed in the uniform electric field. Then previous lecture में हम लोगों ने दो derivations किए थे that to find the electric field expression on the axis and on the equator of dipole, and we had proved that the electric field on the axis is twice to that of the equator. और उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास में तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे. वन वॉज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, सेकेंड वॉज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, एंड थर्ड वॉज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक के MCQs. तो सबसे पहला MCQ देखेंगे आप. अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, ग्लास रॉड है, ये इंसुलेटर है, is brought close to a metallic rod isolated from the ground. तो एक आपके पास मेटालिक रॉड है एंड दूसरी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है. तो फिगर बनाने की कोशिश करेंगे. सपोज दिस इज द रिजिड सपोर्ट. ये आपके पास एक मेटल रॉड है एंड दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से इसको टच नहीं किया हुआ है. और इसके पास हम लाते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड. तो ये आपके पास एक ग्लास रॉड है जिसको आपने पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं. इसको जैसे ही आप मेटल रॉड के पास लाते हैं, द चार्ज ऑन द साइड ऑफ द मेटालिक रॉड अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड विल बी. ठीक, द चार्ज ऑन द, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे. द चार्ज ऑन द साइड ऑफ द मेटालिक रॉड अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड, मतलब आपसे इस पार्ट पर पूछा हुआ है कि कौन से चार्जेस होंगे, यहाँ पर पूछा हुआ है. तो ये पहले तो प्रोसेस देख लो, चार्ज आप किस किस तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट वी कैन चार्ज विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. Second, we can charge an object with the help of induction. And third, by the conduction. अब पहचानो, फ्रिक्शन के केस में आप रबिंग करते हैं जो कि यहाँ नहीं कर रहे हैं हम. कंडक्टर के केस में आप एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को, जो भी नहीं कर रहे हैं. इंडक्शन के केस में आप सिर्फ क्लोज लाते हैं, तो यहाँ आपको क्लोज वर्ड मिल रहा है. तो इंडक्शन के केस में जो भी चार्जेस डेवलप होते हैं पास वाले सरफेस पर वो अपोजिट टाइप होते हैं,
और जो रियर सरफेस है मतलब ये दूर वाला सरफेस, यहाँ पर सेम टाइप के चार्जेस डेवलप होते हैं। सो आपसे कौन सा साइड पूछा, हमारे पास दो साइड्स हैं यहाँ पर। दिस इज द क्लोज साइड ऑफ द रॉड एंड दिस इज द फार साइड और अवे साइड ऑफ द रॉड। सो चेक द क्वेश्चन अगेन। द चार्ज ऑन द साइड ऑफ द रॉड, मेटेलिक रॉड, अवे वाला पूछा हुआ है, मतलब ये वाले साइड पर पूछा हुआ है आपसे। तो क्लोज साइड पर अपोजिट चार्जेस डेवलप हुए मतलब माइनस, तो फार साइड में प्लस डेवलप होंगे प्लस। सो व्हाट विल बी ऑप्शन नंबर, दिस विल बी ए फॉर क्वेश्चन नंबर 1, कि द चार्जेस डेवलप्ड ऑन द अवे साइड विल बी सेम एंड इक्वल इन क्वांटिटी, बट अगर क्लोज साइड पूछा जाता तो उस पर अपोजिट टाइप के चार्जेस डेवलप होंगे बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। Check. This is question number 2. An electron is placed between two parallel plates. तो जब भी आपको MCQ या कोई भी न्यूमेरिकल मिले, आप फिगर बनाने का ट्राई करें पहले तो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन में आपने एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया हुआ है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो सपोज दिस इज अ बैटरी, ठीक, इसमें आपने कनेक्ट किया हुआ है एक पैरेलल प्लेट को। तो दिस इज लाइक कैपेसिटर स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड दे आर मेड बाय मेटल्स, और इसके बीच में आपने प्लेस किया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जैसे ही आप इस सर्किट को ऑन करेंगे इस बैटरी में से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट फ्लो इज ऑलवेज एक्सट्रैक्टेड, कन्वेंशनल करंट हमेशा निकलता है बैटरी के पॉजिटिव पोल से। इस तरह से सर्किट को कंप्लीट करता है। तो जैसे ही आपने बैटरी को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज will be attracted towards the positive plate. So obviously electron will be going towards the positive plate, इस तरह से अट्रैक्ट होगा। और ये एक और वेरिफिकेशन है कि आपको जो कन्वेंशनल करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के अपोजिट मिलती है। सो वी कैन राइट दिस clue also. Direction of this is conventional current is always opposite to the direction of the electron flow. So option will be, this is option number A. Now check next question. Question number 3rd. A charge of plus 7 microcoulomb is placed at the center of two concentric spheres. Concentric means उनके centers same है बट रेडाई अलग अलग है। रेडियस है उनके 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू देम, तो इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा गॉस थ्योरम, बिकॉज दिस थ्योरम गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लक्स एंड द चार्ज। सो आपने पढ़ा हुआ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सर्फेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed बाय द सरफेस। तो यहाँ कहीं भी आपके पास स्फीयर की रेडियस नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो। ये आपके पास सपोज एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हम लोगों ने एज्यूम की 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर आपने बनाया इसी के सराउंडिंग में दूसरा स्फीयर जिसकी रेडियस एज्यूम की 4 सेंटीमीटर, but the centers of both the spheres are same, so they are concentric. अब यहाँ सेंटर में हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है +7 माइक्रोकूलम। तो बिकॉज चार्ज में से जो भी लाइंस निकलेंगी वो आउटवर्ड होंगी। आपने ये पढ़ा हुआ है एक क्लू, हमेशा पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड लाइंस निकलती हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज में से जितनी भी आउटवर्ड लाइंस निकलती हैं वो इस चार्ज पर डिपेंड करती है, ना कि ये किस सरफेस में से निकल रहा है। सो ऑब्वियसली द रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू देम विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज चार्ज तो सेम है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द स्फीयर। Check next question. Question number 4.
MCQ 4. Two charges of 1 coulomb each are placed 1 meter apart in free space. The force between them. तो ऑब्वियसली आपके पास दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 1 कूलम एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर और फ्री स्पेस वर्ड यूज्ड है विच इज कंपेरेबल विद एयर और वैक्यूम. सो फोर्स निकालने के लिए आप कूलम्स लॉ यूज करेंगे. सो फोर्स बिटवीन देम इन एयर इज 1/4 pi into permittivity of free space into q1 q2 upon r square. So put all the values. 1/4 pi epsilon 0 की value 9 into 10 raised to 9 into 1 into 1 upon 1 square. So this is 9 into 10 to the power 9 Newton. So this will be option number B. Now check question number 5. 2-point charges of plus 5 microcoulomb are so placed that they experience a force of 8 into 10 to the power minus 3 Newton. They are then moved apart. तो हम लोग पहला केस डिस्कस कर लेते हैं. दो पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, दोनों का मैग्नीट्यूड है +5 माइक्रोकूलम और वो दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो ऑब्वियसली बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस सो दे विल बी एक्सपीरियंसिंग अ रिपल्सिव फोर्स. तो आपके पास F12 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकेंड चार्ज और फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज. दोनों का आंसर है 8 into 10 to the power minus 3 Newton. Now, second condition is they are then moved apart. अब उनको उठाकर उनकी प्रेजेंट पोजीशन से दूर कर दिया गया. तो सपोज चार्जेस यहाँ आ जाते हैं, एजम्पशन है ये सिर्फ, and the force is now 2 into 10 to the power minus 3 Newton. तो जब चार्जेस को हम लोगों ने और सेपरेट कर दिया तो obviously because the force is inversely proportional to r square, the square of the distance between them, so force कम हो जाएगा. तो इस केस में F-12 and F-21 becomes 2 into 10 to the power minus 3 Newton. तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप चेक करते हैं कि F-12 is equal to 1/4 times of the previous value. ठीक 1/4 हो जाता है. तो अब इस रिलेशनशिप को लगा के देखो आप कि 1/4 कैसे आएगा जब आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे. सो द न्यू डिस्टेंस should be 2 times of the old distance. Hence the force becomes 1/4. तो बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इनवर्स रिलेशनशिप से ही निकाल सकते हैं. तो फिर सेकेंड जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट डिस्टेंस है अगर आप ट्वाइस कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर तो आपके पास आंसर आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नाउ डबल द प्रीवियस डिस्टेंस मीन्स इट इज 5 का ऑप्शन नंबर बी. Question number 6 is a metallic sphere A is isolated from ground. आप हमेशा ग्राउंड से आइसोलेट इसलिए करते हैं बिकॉज ग्राउंड एक्ट्स एज जीरो पोटेंशियल और जब भी आप ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. बट इसलिए आप हर बार जो नोटिस दे रहे हैं कि चार्जेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड. सो दिस इज मेन वर्ड इज चार्ज टू +50 माइक्रोकूलम. तो एक मेटालिक स्फीयर लिया है और उसको चार्ज किया हुआ है +50 माइक्रोकूलम तक. तो ऑब्वियसली मेटल है तो इसके सारे के सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सरफेस पर ऑन इट्स आउटर सरफेस बिकॉज इट इज अ कंडक्टर. दिस स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अदर आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर बी. तो इसका नाम देते हैं हम ए और एक दूसरा स्फीयर है. जब हम स्फीयर ए को स्फीयर बी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं दिस इज स्फीयर बी एंड इट इज गिवन दैट
its radius is half the radius of sphere A. So radius of sphere B is half of the radius of sphere A. The charge on the two spheres will be now in the ratio. तो सबसे पहले तो जैसे ही आपने A को B के साथ टच किया तो चार्जेस यहाँ से फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ये जो बी स्फीयर था वो पहले अनचार्ज था। तो जैसे ही दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं उनके बीच में चार्ज फ्लो शुरू हो जाता है। तो चार्जेस का जो ट्रांसफर है वो आप तीन वेज में करवा सकते हैं। फर्स्ट होता है फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं रबिंग। सेकेंड होता है आपके पास में इंडक्शन जिसमें आप सिर्फ कंडक्टर को क्लोज रखते हैं बट पास वाले सरफेस पर अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। एंड थर्ड होता है कंडक्शन। तो इस केस में हम यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कंडक्शन कर रहे हैं क्योंकि आपने दोनों को कांटेक्ट में रख दिया है। तो ए से चार्जेस बी तक फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अब कब तक फ्लो होते रहेंगे यू कैन राइट दिस पॉइंट फ्लो ऑफ चार्जेस विल बी continued until the potential of both the spheres becomes same. So such that potential on A is equal to potential on B. Now the actual formula for potential is 1 upon 4 pi epsilon 0 into the charge upon the radius. So put key values 1 upon 4 pi epsilon 0 the charge on A divided by the radius of A. Next is 1 upon 4 pi epsilon 0 the charge on B divided by radius of B। तो ये पूरा कट हो गया। अब आपने शिफ्ट किया the charge on A upon the charge on B is radius of A upon radius of B। अब चेक करो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है the radius of A upon radius of B will be 2। जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे so you may have this radius of A upon radius of B will be 2 is to 1. Hence this option will be option number B. So this solves question number 6 of MCQ of Maharashtra textbook. Check next question which is very easy and conceptual question. Which of the following produces uniform electric field? तो हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स देख लेते हैं जो जो आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आपके पास पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज को आपने यहाँ प्लेस किया सपोज ये पॉजिटिव है तो ये अपने में से आउटवर्ड लाइंस निकालेगा। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल ड्रॉ अ सरफेस सपोज आपने क्लोज्ड सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दिया। So you may assume that point charge always produces a radial electric field। ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप फ्लक्स चेक करेंगे जैसे सपोज इस सरफेस एरिया पर चेक किया आपने फिर और बाहर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता जाएगा जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे। तो अ पॉइंट चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड आएगा अ लीनियर चार्ज मीन सपोज दिस इज अ रॉड इसको आपने दे दिया चार्ज तो चार्जेस इसके आउटर लेंथ पर सेटल हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दिस इज अ मेटल। अब किसी पॉइंट पर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सेगमेंट्स कंसीडर करेंगे। तो इस सेगमेंट से ये पॉइंट पास में है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर। अब सपोज आपने ये वाला सेगमेंट लिया तो इस सेगमेंट से पॉइंट पी और दूर हो चुका है तो अब आपके पास ड्यू टू सेगमेंट बी the electric field will be weak in comparison to the electric field due to segment A. So again linear charge produces a non-uniform electric field. Third, two parallel plates। ये हम लोगों ने एज्यूम किए दो पैरेलल प्लेट्स। अब इसके बीच में सपोज आपने प्लस एंड माइनस से इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी के पोल से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा बिकॉज एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एंड ऑन नेगेटिव प्लेट। तो इसके बीच में आप पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइंस शो कर सकते हैं। सो दिस इज जनरेटिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी but again must go for last option charge distributed on any circle। so suppose हम लोगों ने एक सर्कुलर प्लेट ड्रॉ की इस पर जैसे ही हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए फिर से आपको किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप फिर से सेगमेंट्स लेंगे।
So you can do this process by integration. So electric field due to this segment will be strong. Electric field due to next segment will be weak because the distance is increasing, and as we know that the electric field is inversely proportional to the distance square. So the only correct option is option number C. Now must go for the last MCQ, which says that 2 point charges of A plus 5 microcoulomb and B minus 5 microcoulomb are separated by 5 centimeter. So actual the basic concept is this system is making a dipole क्योंकि charges are equal in magnitude but opposite in sign. तो प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम ने एक डायपोल बना लिया. दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने एक लाइन से शो किया 5 सेंटीमीटर. A point charge C equals to 1 microcoulomb is placed at 3 centimeter away from the center on the perpendicular bisector. तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि perpendicular bisector of the line joining the 2 point charges. तो जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसको आप बोलते हैं एक्सिस, और उस पर जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. द नेम ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द इक्वेटर. तो इस इक्वेटर पर हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज सी प्लेस किया है. सो सपोज दिस इज सी, और जो आप डायपोल से डिस्टेंस लेते हैं तो वो हमेशा सेंटर से लेते हैं. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर. ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर. अब आपको फाइंड करना है कि चार्ज एट सी जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सिर्फ उसका डायरेक्शन क्या है. तो वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोगों ने C की पोलैरिटी देखनी है. तो C का आपको यहाँ चेक करो कोई भी पोलैरिटी गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. तो C पर रखा हम लोगों ने +1 माइक्रोकूलम. अब जैसे ही आप इस +5 और +1 को ज्वाइन करेंगे, चेक दिस, मैंने इस लाइन से ज्वाइन कर दिया तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. तो +1 माइक्रोकूलम इस तरह से एक रिपल्शन फील करेगा. सो सपोज पॉइंट्स लिए हम लोगों ने ए बी एंड दिस इज सी. सो दिस इज फोर्स ऑन सी बाय ए. बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा. और जब आप सी को बी से ज्वाइन करेंगे बाय दिस, तो बी पर माइनस चार्ज प्लेस है. तो दिस चार्ज पॉजिटिव चार्ज एट सी एंड नेगेटिव चार्ज एट बी विल बी फीलिंग अट्रैक्टिव फोर्स. तो जो चार्ज सी पर रखा हुआ है वो इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा. तो दिस इज द फोर्स ऑन सी बाय बी. अब ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है. यहाँ पर ये डिस्टेंस ए सी बी सी के इक्वल है. तो जैसे ही आप कूलम्ब्स लॉ को पूरा लगाने की कोशिश करेंगे तो यू नो दैट फोर्स ऑन सी बाय ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी बाय बी. बट आप इसको पैरेललोग्राम लॉ में जब कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, तो आप चेक करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद में एक रोम्बस फॉर्म होगा और इसका जो रिजल्टेंट है वो हम डायगोनल के थ्रू देते हैं. तो सिंस दिस इज एफ सी ए एंड दिस फोर्स इज एफ सी बी, तो ये आपके पास में रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ रहा है. तो जब हम इस रिजल्टेंट को प्रीवियस फिगर में कंप्लीट करेंगे, सो वी गेट दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. अब ऑप्शंस को चूज करो. द चार्ज एट सी विल एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स. तो किसी भी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में सी. This feels a force in a direction which is parallel to the line AP. So this completes our MCQs for chapter number 9. Now in next video we will be covering numericals of chapter 9. Till then, practice more formulae and do more numericals. Thank you.